Delight Song. The Delight Song is composed by Navari Scott Mometti. 1934, date of birth, and still the poet is alive. Navari Scott Mometti is a novelist, short story writer, essayist, and poet. He is a Native American. Mometti, national received the National Medal of Arts in 2007 for his works. काफी गुपलूसा है ना वैसे अमेरिकन था और ये इंडियन अमेरिकन था ज्यादा रिलीजियस आइडियाज को इसने प्रेजेंट किया द डिलाइट सॉन्ग क्या है डिलाइट मीन happiness song is music the delight song epitomizes the Indian spirit which expresses their spiritual connection to the natural world इस पोइम के अंदर हमने ये पढ़ना है कि जितनी भी नेचर या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शन पढ़ेंगे रिलीजियस कनेक्शन पढ़ेंगे लेकिन वो बिब्लिकल होगा राइट तो बिब्लिकल रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली जो नेचर है या नेचुरल वर्ल्ड है वो ऐसे इंसान को रिलीफ देती है जैसे कि गॉड की वर्शिप इंसान को रिलीफ देती है इस इमेजरी यानी पोइट ने जो इमेजरी यहाँ पे यूज की है ना नेचुरल इमेजरी सजेस्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर उससे ना सिर्फ हमें ये पता चला कि नेचर हमारी सराउंडिंग में किस कदर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव है और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि उसकी कंपनी इंसान को कितना हैप्पी और मेंटली फिजिकली फिट बनाती है और इसके साथ साथ उसको प्योर हार्टेड भी बना देती है इस पॉइंट के अंदर ना एक और स्पेशलिटी है एनाफोरा की एनाफोरा क्या होता है एनाफोरा इज अ रेपिटेटिव यूज ऑफ वर्ड और अ फ्रेज ये रेपिटेटिवली अपीयर होने वाला कोई वर्ड हो सकता है कोई फ्रेज होती है एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में जस्ट लाइक दिस मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ आगे चलते हैं चलते 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 यस I am a feather, I am blue horse, I am fish, I am shadow, I am evening light, I am. ठीक है ये जो रेपिटेटिव हमारे पास I am आ रहा था ना इसको एनाफोरा कहते हैं ठीक है the poet applies his literary device in the beginning of words I am which creates the feelings and sound of the top from drum ड्रम जो है वो अमेरिकन इंडियन कल्चर के अंदर रिलीजियस जो हमारी मोटिवेशन होती है उसके लिए जो ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव साउंड है उसको शो करता है एज इट मीट्स द टेम्पो ऑफ द इंडियन जो उनका रिलीजियस डांस है उसकी तरफ इशारा है इट बिल्ड्स द क्लाइमेक्स ये हमारी जो हैप्पीनेस है उसको क्लाइमेक्स देने के लिए उसने यूज किया हुआ है एनाफोरा पॉइंट के अंदर हॉली टच दिया गया है दैट इज जस्ट सिमिलर टू टॉम टॉम ड्रम as it meets the tempo of the Indian spiritual dance वो जो उनकी spiritual performance है उसमें जितना रिदम जितनी सेटिस्फेक्शन जिस कदर एक्साइटमेंट जिस कदर प्योरिटी होती है बिल्कुल वैसी प्योरिटी इंसान फील करता है जब वो डिलाइटफुल हो जाता है इंजॉय करता है लाइफ को किस वक्त इन द कंपनी ऑफ नेचर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की कंपनी में जाकर नेचर को आइडेंटिफाई करना एडमायर करना और उसके क्रिएटर के साथ प्योर लिंक एसोसिएट करना ये चीजें इंसान के मूड टेम्परामेंट को डिलाइट फुल बना देती है हैप्पी बना देती है कंटेंटेड बना देती है इनफैक्ट ये वो कंक्लूडिंग पॉइंट है जो इस पॉइंट से हमने फाइंड आउट करने कि किस तरह जब इंसान नेचर के करीब जाता है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को एडमायर करता है फिर उसका ध्यान जाता है कि यकीनन इसको जो है वो डिजाइन करने वाला क्रिएटर भी ब्यूटी को पसंद फरमाता है और उसने कितनी खूबसूरत कायनात हमारे लिए डिजाइन की है तो इंसान बहुत थैंकफुल हो जाता है गॉड के लिए और ये जो थैंकफुल होना है ये बेसिकली उसके अंदर एक सॉन्ग लाइक रिदम लाइक कंटेंटमेंट रिलीफ रिलैक्सेशन डेवलप कर देता है राइट तो हम अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो द थीम ऑफ द पोएम द डिलाइट सॉन्ग इज जॉय हमारी पोएम की थीम क्या है हैप्पीनेस
और याद रखिए, अगर ये तो हम क्रिश्चियनिटी, बिब्लिकल, इंडियन अमेरिकन कल्चर के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इस्लाम के मुताबिक देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत चेहरे पर मुस्कुराहट का होना। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इनर आपकी सेटिस्फेक्शन या कंटेंटमेंट होती है कि जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया, असल में वही सबसे बेहतर है। इससे ज्यादा कोई बेहतर चीज मैं या आप अपनी कम अकल और कम इल्म के साथ डिजाइन नहीं कर सकते। जब ये फीलिंग्स किसी इंसान के अंदर डेवलप होती है, तो फिर क्या होता है? जॉय, हैप्पीनेस होती है, दैट लीड्स टू लाइफ। फिर इंसान अपनी एक्चुअल लाइफ को लीड करता है। मतलब वो अपनी लाइफ से जब सेटिस्फाइड हो जाता है, जब वो थैंकफुल हो जाता है टू गॉड कि जो कुछ भी मेरे एक्सेस में है, दैट इज सो ब्यूटीफुल। और तो ये चीज क्या करती है? एड विजडम। तो सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ये चीज पर्सन को वाइज बना देती है, conscious बना देती है, उसकी इंटेलिजेंस को इनहेंस कर देती है, अपडेट कर देती है। द पोइट इज डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर। पोइट इस मामले में अपने आप को बड़ा लकी कंसिडर कर रहा है। वो कहता है, आई एम रियली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर। मेरे अंदर ये विश, ये डिजायर डेवलप है कि मैं नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की कंपनी में जाऊं, एडमायर करूं, अपने क्रिएटर के साथ अपना लिंक क्रिएट करूं। यू नो, बीइंग मुस्लिम भी ऐसी ही बात है ना, कि जो अल्लाह पाक की बताए गए रास्ते पर चलने की सादत है, ये भी अल्लाह पाक की रहमत, वरना इंसान चल नहीं सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कह रहा है कि मुझे, मैं इस बात के लिए बड़ा डिलाइटेड, बहुत हैप्पी हूँ, और यकीनन मैं थैंकफुल भी हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग की वजह से मैं पार्ट ऑफ नेचर बन गया हूँ। मतलब मुझे नेचर को एंजॉय करना, नेचर को एडमायर करना, नेचर को डिजाइन करने वाले क्रिएटर की वर्शिप करना, ये तमाम चीजें मेरी पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हैं। The poet sees himself in the evening light, in the shining star, in the sound of rain, in the crust of snow, and in the long track of the moon. ये तमाम जो कि वर्सेस में से लिए गए आइडियाज है, इसको हम एक्सप्लेनेशन में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि ये वो तमाम चीजें हैं, वो कहता मैं दिन रात सुबह शाम हर वक्त, चाहे वो स्काई है, चाहे वो वाटर बॉडीज है, चाहे वो अर्थ है, मैं हर चीज की ब्यूटी को एडमायर और एंजॉय करने के काबिल हूँ। दिस एसोसिएशन विद नेचर, ये जो नेचर के साथ मेरी एसोसिएशन, मेरा लिंक, मेरा कनेक्शन है ना, हेल्प्स द पोइट इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद द अर्थली ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से जो अर्थली ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो लिविंग बींग्स यानी ह्यूमन बींग्स आ जाए, बर्ड्स एनिमल्स आ जाए, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाए, मेरा उन सब के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ भी एंड क्रीचर्स, उन सब के साथ जो अर्थ पर है, एक अच्छा रिलेशनशिप है विद द क्रिएटर। और ये रिलेशनशिप मुझे मोटिवेट करता है कि इनको डिजाइन करने वाला जो क्रिएटर है मेरा, जो लॉर्ड है मेरा, जो गॉड है मेरा, मैं उसके साथ भी इन कांटेक्ट हो जाता हूँ, and with everything that is beautiful and beneficial for all the creatures of the Lord। और वो तमाम चीजें इस जमीन पर जो कि ब्यूटी के लिहाज से स्पेशल है, या बड़ी बेनिफिशियल है, प्रोडक्टिव है, यहाँ पर रहने वाली क्रीचर्स के लिए, जो लॉर्ड की क्रीचर्स हैं, जिनमें क्राउन ऑफ क्रीचर ह्यूमन बींग्स हैं, जो जो चीजें इंसान के लिए ब्यूटीफुल, प्रोडक्टिव या बेनिफिशियल है, मैं उनके साथ भी एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप डेवलप किए हुए। दिस रियलाइजेशन, तो ये जो मेरी रियलाइजेशन है, मेरी अवेयरनेस है, मेरी थिंकिंग है कि नेचर शुड बी enjoyed एंड admired। तो ये जो रियलाइजेशन है ना, मेक्स हिम फील, इस चीज ने मुझे ये फील कराया है दैट ही इज फुली अलाइव, कि मैं इन रियल सेंस में अलाइव हूँ। यानी इंसान सिर्फ अगर खाता पीता चलता फिरता इधर उधर मूव करता रहे, तो इसका मतलब है वो अलाइव नहीं होता। यस, वो अलाइव नहीं होता। अलाइव होने के लिए, अलाइव का वर्ड जो है ना यहाँ पर, ये सिर्फ इंसान की बॉडी के अंदर लाइफ के होने को शो नहीं कर रहा। आपकी सोल के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो गॉड के साथ कनेक्शन है, जो वर्शिप है, उसकी वजह से इंसान फुली अलाइव होता है।
अदरवाइज नहीं होता। हैप्पी भी हो जाता है फिर जब इंसान अल्लाह पाक के साथ अपने रिलेशनशिप पे आ जाता है तो हैप्पी हो जाता है एंड स्ट्रांग और बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जितनी भी हार्डशिप्स होती हैं, जितने भी चैलेंजेस ऑफ लाइफ होते हैं, जितने भी टेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, वो उन सब से ओवरकम करने के काबिल हो जाता है। DY1 क्या आपको इस पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? इनफैक्ट हम पढ़ बिब्लिकल रेफरेंसेस रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट कि मैं इस्लाम का व्यू पॉइंट सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देती हूँ कि असल में पॉइंट क्या कहना चाहता है। आप इसके अंदर इस्लाम का रेफरेंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो रखेंगे, लेकिन पढ़ आप या लिखने में पेपर में आप गॉड को और बस नेचर को उन्हीं चीजों को रिलेट करेंगे। आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। हम आ गए वर्सेस की तरफ। पोइट कहता है, पोइट ने इस पोइम को ना मेटाफोरिकल टच में दिया है। मेटाफर क्या होता है कि बड़ा ही डायरेक्ट वन आपका कंपैरिजन होता है। यानी हो तो नहीं सकता ना कि कोई इंसान आई एम अ फेदर, मैं फेदर बन जाऊं या फिर मैं ब्लू हॉर्स बन जाऊं। मैं तो इंसान हूं। लेकिन पोइट कहता है मेटाफोरिकली कि जो फेदर की क्वालिटीज है ना, वो क्वालिटीज मेरी पर्सनैलिटी में डेवलप हो चुकी, राइट। इसलिए उसने आई एम आ लगाया है। जैसे कभी तो हम ये कहते हैं ना, वाह वाह, कोई मदर है तो वो कह सकती है जी मेरा बेटा चांद जैसा खूबसूरत है। कभी कभी माँ ये भी कहती है मेरा बेटा तो चांद ही है। अब वो जो चांद ही है, वो चांद तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि वो जो ब्यूटी है उसको रिलेट किया है, मगर डायरेक्टली कर दिया ना, मेटाफोरिकली कर दिया। तो उसमें हम ना लाइक एस जैसे वर्ड्स फिर यूज नहीं करते, राइट। आई एम अ फेदर, फेदर कहते हैं प्लूम को, क्विल को। और इसकी जो शेप है या इसका जो वेट है, ये बहुत लाइट वेट होता है और ये कलरफुल भी हो सकता है। अगर कभी ये जो क्विल है जिसकी फर भी बड़ी प्यारी होती है, अगर कभी आप इसको फ्लोट करते देखें हवा के प्रेशर से, क्योंकि ये इतनी लाइट वेट चीज है कि हवा जरा सी भी चलेगी तो ये फ्लोट करेगा इधर उधर हवा में, जो है वो हमें नजर आएगा मूव करता। और पोइट कहता है कि खास तौर पर जब ये ब्राइट स्काई में मूव करता है ना, ब्राइट में वेरी स्पार्कलिंग, यानी स्काई का वर्ड हाइट से रिलेट कर रहा है कि जब हाइट पर अबव अस एक कलरफुल फेदर, एक क्विल फ्लॉट करता है, तो ये अपनी सराउंडिंग में ब्यूटी और आई कैचिंग इफेक्ट देता है। सो सिमिलर पॉइंट कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी, चूंकि मैंने अपनी लाइफ को कंपनी ऑफ नेचर के साथ रिलेट करके, गॉड की वर्शिप के साथ कनेक्ट करके सेटिस्फैक्ट्री बनाया है। अब मेरी पर्सनैलिटी रिफाइन हो गई है, सिविलाइज्ड हो गई है। मैं जो करप्शन है, जो डिप्रेशन है, जो टेस्ट ऑफ टाइम पे जो अपनी डिसअपॉइंटमेंट है, इन सारी चीजों पर मैं चूंकि कंट्रोल कर चुका हूँ, इनसे ओवरकम कर चुका हूँ, तो देयरफॉर अब मैं बहुत मेंटली, फिजिकली रिलैक्स्ड और लाइट फील करता हूँ। तो मेरी पर्सनैलिटी भी एक क्विल की तरह से पूरी लाइफ के जो ब्राइट स्काई है, जो सक्सेस का पॉइंट है, जो अचीवमेंट की हाइट है, मैं उनको इंजॉय कर रहा हूँ, फ्लॉट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम कर रहा हूँ। सेकंड है जी आई एम द ब्लू हॉर्स। ब्लू हॉर्स जो है ये एक खास नस्ल का घोड़ा होता है जिसको सिंबल ऑफ विक्ट्री कंसिडर किया जाता है। इसको आप सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, सिंबल ऑफ विटेलिटी भी कह सकते हैं। तो पोइट अपने आप को इस ब्लू हॉर्स से रिलेट कर रहा है। अब ब्लू हॉर्स का काम क्या है? रन्स इन द प्लेन। अगर कभी इसको किसी रेस में लाया जाए तो ये हॉर्स अपनी स्पीड की वजह से, अपनी स्विफ्ट मूवमेंट की वजह से विक्ट्री हासिल करता है, यानी कामयाबी इसी के लिए होती है। तो पोइट कहता है कि बिल्कुल एक ब्लू हॉर्स के जैसी विटेलिटी, स्विफ्ट स्पीड, एनर्जी मेरी पर्सनैलिटी में डेवलप हो गई है। जैसे वो अपने प्लेन, अपने ट्रैक के ऊपर रन करते हुए विन करता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी अपनी लाइफ के ट्रैक में सक्सेसफुल लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ।
आई एम द फिश, चूंकि मैं अभी सिर्फ आपको सेंस दे रही हूँ ना, मतलब सिनोनिम्स के बारे में बता रही हूँ, और साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन करते वक्त किस किस तरह से मोल्ड करके आप एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं। आई एम द फिश, फिर पोइट कहता है कि मैं तो एक फिश हूँ। अब फिश जो है दैट रोल्स, ये रोल्स मतलब रोटेट्स। फिश जब बड़ी मैरी मेकिंग मूड में होती है ना, यानी जब बड़ा रिलैक्स फील कर रही होती है, उस वक्त ये वाटर वाटर्स, यानी जो करंट्स ऑफ वाटर होती हैं उनमें मूव करती है, रोल करती है, रोटेट करती है। शाइनिंग इन द वाटर, यानी जो वाटर स्पार्कलिंग है, जो ग्लोइंग ग्लिटरिंग वाटर वेव्स होती हैं उनके अंदर रोटेट करती है। इसका मतलब ये है कि फिश का जो मैरी मेकिंग एंजॉयबल मूड है ना, उस मूड को पोइट ने बताया, कहता मैं भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत हैप्पी, बहुत जॉयस मोमेंट एंजॉय कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता, बल्कि मैं रोटेट करता हूँ, मूव करता हूँ अपनी क्लियर ग्लिटरिंग वेव्स ऑफ लाइफ। ये जो वाटर है ना, ये वाटर क्या है, सिंबल ऑफ लाइफ है ना, तो इसको लाइफ से रिलेट कर ले। शाइनिंग मतलब वेरी शाइनिंग, ग्लोइंग, वेरी रिमार्केबल लाइफ ट्रैक। तो पोइट का लाइफ ट्रैक बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा शाइनिंग है, बड़ा ग्लोइंग है। इसलिए पोइट जो है वो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, फिर पोइट कहता है कि मेरी लाइफ जो है ना वो इतनी इनोसेंट है जैसे एक शैडो की लाइफ हो। शैडो ऑफ चाइल्ड होता है। अब जो चाइल्ड है, बच्चा, यू नो चाइल्ड सिंबलाइजेस इनोसेंस। हम बच्चे को देखकर हमारे सबसे पहले माइंड में क्या आता है, मासूमियत, प्योरिटी, केयर फ्री होना। क्योंकि बच्चा हमेशा हर तरह की टेंशन वरी से केयर फ्री होता है। और बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा सच्चा होता है, खरा होता है, उसको चीजों के बारे में जो करप्शन है वो नहीं करनी आती। अभी वो अपनी थिंकिंग में इतना ऑनेस्ट होता है, इतना फेयर होता है, उसे पता नहीं होता कि झूठ वगैरह बोलना ये चीजें क्या है, वाइसेस ऑफ सोसाइटी से फ्री होता है। तो इस वजह से जो बच्चे का ट्रैक होता है ना, वो भी जाहिर है बिल्कुल हर तरह की जो बुराई है उससे पाक होता है। तो पोइट कहता है मेरी लाइफ भी इतनी ही पाक है, इतनी ही मासूम है। The poet himself feels following the shadow of a child. I mean the trace, the mark of a child. वो कहता मैं एक चाइल्ड के जो ट्रैक होता है उसको फॉलो कर रहा हूँ। और चाइल्ड का ट्रैक कैसा होता है, इन विच द इनोसेंस, प्योरिटी एंड केयर फ्री लाइफ इज देयर। यानी चाइल्ड की लाइफ कैसी होती है, टेंशन फ्री, केयर फ्री, इनोसेंस वाली। द पोइट्स लाइफ इज ऑल्सो वेरी इनोसेंट, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द वाइसेस ऑफ सोसाइटी, हिज माइंड इज नॉट करप्टेड बाय डिसऑनेस्टी, बार्बरी, ब्रिगंडी, सेल्फिशनेस। वो इन चीजों से बिल्कुल फ्री है, इस वजह से चाइल्ड की तरह। और चाइल्ड कैसा होता है, बच्चा ना अपनी जिंदगी में पूरा बादशाही होता है। जो उसका दिल करता है वो करेगा, जो दिल करता है वो नहीं करता। उसको नहीं टेंशन होती कि मेरी ड्रेसिंग पे लोग क्या बात करते हैं, मेरे मेरे एक्शन को लोग कैसे लेते हैं। वो बड़ा मोटी, बड़े जॉयस मूड में लाइफ स्पेंड करता है। सो इसी तरह की रॉयल लाइफ पोइट भी इंजॉय कर रहा है। उसको पता है कि ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड किस कदर उस पर उसकी लाइफ का हिस्सा है। तो वो उनके लिए थैंकफुल होकर बड़े इंजॉयबल मूड में लाइफ को स्पेंड कर रहा है। I am the evening light, the luster of यार meadows. एकदम थोड़ी आवाज नहीं आ रही क्लास में, जल्दी उठ जा। बेटे बीच में माइक म्यूट करके बात किया करें घर वालों से। फिर पोइट कहता है कि सिर्फ दिन की बात नहीं है, मैं ना इवनिंग लाइट हूँ। इवनिंग लाइट जो है वो बिब्लिकल रेफरेंस में जो प्योरिटी को सिंबलाइज करती है। ये टाइम कहलाया जाता है वर्शिप का, ठीक है, इबादत का। हमें भी पता है ना इस्लाम के मुताबिक ये जो दिन के बदलने का वक्त होता है, सुबह फजर का या जो मगरिब का वक्त है, ये स्पेशल टाइम होता है। क्योंकि इसके अंदर दिन और रात एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो वो जो बिब्लिकल रिलीजन है ना, उस आइडिया के मुताबिक भी इवनिंग लाइट जो है ये वर्शिप को शो करती है। लस्टर। और पोइट कहता है कि जो शाम की लाइट होती है, सनलाइट होती है, कैसी होती है भला वो, थोड़ी सी रेडिश सी होती है ना, क्योंकि सनसेट के टाइम पे वो उतनी ब्राइट लाइट नहीं होती। जब ऐसी लाइट लस्टर करती है,
लस्टर मतलब रेडियंस, अपनी जो रेस है वो स्प्रेड करती है कहाँ पर, मेडोज पर। मेडोज क्या है, ग्रासी लैंड, ग्रास लैंड होती है। अब अगर ग्रीन लश ग्रीन ग्रास हो, कलरफुल फ्लावर्स हो, और उनके ऊपर सनसेट के टाइम की ये जो ब्राइट लाइट है वो स्प्रेड हो, जो कि ऑलरेडी रेडिश ब्राउन सी होती है, तो वो सीन को बहुत प्योर बनाती है, अपीलिंग बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। पोइट कहता है मेरी लाइफ के अंदर भी प्योरिटी है, मैं भी अपनी वर्शिप के टाइम को प्रॉपरली इंजॉय करता हूँ। इस वजह से जिस तरह ये ब्यूटीफुल इवनिंग लाइट मेडोस को और ज्यादा रिच ब्यूटी देती है, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी अपनी सराउंडिंग में अपने जो कंपेनियंस या फेलोज हैं उनको प्योरिटी, रिफाइंड थॉट जैसे मैसेजेस कन्वे करता हूँ, और मेरी कंपनी दूसरों के लिए इंजॉयबल होती है। I am an eagle playing with the wind. The poet is connecting himself to the eagle. Eagle in English literature um, can be related to the mark of height. It can be related to केयरलेसनेस, दोनों से है, मगर यहाँ पे चूंकि हम पॉजिटिव पॉइंट पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे ईगल को सिंबलाइज करूंगी मार्क ऑफ हाइट के साथ। पोइट कहता है कि मेरी लाइफ जो है दैट हैज टच्ड द मार्क ऑफ हाइट, वो हाइट को टच कर चुकी है। ईगल की तरह से मैं परवास करता हूँ। ईगल की परवास देखी ना अपनी, फ्लाइट कैसी होती है, बहुत हाइट पर जाकर, आम परिंदों से कहीं ज्यादा। और विंड में इस तरह मूव करना उसको बहुत फ्रीडम देता है। तो पोइट कहते हैं मेरी लाइफ के अंदर फ्रीडम भी है, मेरी लाइफ के अंदर अचीवमेंट भी है, मैं किसी भी और इंसान के इन कंपैरिजन ज्यादा हाइट पर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीट्स। फिर वो कहता है मैं तो क्लस्टर हूँ। मैं तो क्लस्टर के लिए वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा टफ्ट। कलेक्शन, कलेक्शन किस चीज की, ब्राइट बीट्स। अब याद रखें जो पास्ट टाइम था ना, ये जो इंडियन कल्चर था बिब्लिकल रेफरेंस के अकॉर्डिंग, इसमें बीड्स जो थे ना ये दो जगह पर इस्तेमाल होते थे। एक तो ये थे कि वो जो रॉयल मेंबर्स है ना उनकी ज्वेलरी में काम आते थे, और दूसरी चीज क्या थी कि जो रोसरी होती है, जैसे तस्बीह होती है ना, तस्बीह के दाने जो होते हैं उसके अंदर भी बीड्स इस्तेमाल होते हैं। तो तस्बीह जो है वो रोशनी जो है वो किस चीज को शो करेगी, वर्शिप के टाइम को, ठीक है, प्योरिटी को। और जो किंग्स की ज्वेलरी है रॉयल की, वो रॉयल फैसिलिटीज को शो करेगी। पोइट कहता है मेरी लाइफ जो है वो एक रॉयल मेंबर की सी शाइनिंग ब्राइट और ग्लोइंग ट्रैक पर है। और मेरी लाइफ के अंदर ये जो मेरी प्योरिटी है उसकी रीजन मेरे वर्शिप के टाइम से मेरा कनेक्शन है, जो मैं कभी भी खत्म नहीं होने देता। तो इस वजह से मेरी पर्सनैलिटी अपेरेंटली भी दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि ब्राइट बीड्स अगर कलेक्शन में किसी जगह पर पड़े हों तो हर एक के लिए आई कैचिंग इफेक्ट रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी पर्सनैलिटी दूसरों के लिए भी आई कैचिंग इफेक्ट रखती है। और इसके साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी क्लस्टर बन गई है, कलेक्शन बन गई है हर अच्छी चीज का। ब्राइट बीड्स का मतलब है ऑल द ब्राइट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मेरी लाइफ के अंदर तमाम एस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। मैं चीजों पे डिसहार्ट नहीं होता कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं, वो चीज मेरे पास क्यों नहीं। मैं हमेशा खुश होता हूँ कि ये भी मेरे पास है, वो भी मेरे पास है, जो चीजें मेरी एक्सेस में है, जो गॉड की ब्लेसिंग्स मेरे पास है, मैं समझता हूँ कि यही सब कुछ है, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर चीज तो मैं खुद भी अपने लिए डिजाइन नहीं कर सकता। जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है उसने जो हमारी लक बनाई होती है, जो हमारी फॉर्च्यून बनाई होती है, उसके अंदर जो sorrow है, हैप्पीनेस है, जो ग्रीफ है या अचीवमेंट है, ये सारी बेस्ट बेस्ट जो क्रिएटर है उसने डिजाइन की है। उससे बड़ा तो कोई क्रिएटर ही नहीं है जो इन चीजों को डिजाइन और इतने परफेक्ट मैच में प्रेजेंट करता। तो इस वजह से मैं कभी भी डिसहार्ट नहीं होता कि मेरे लिए ये ग्रीफ का टाइम क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ग्रीफ का टाइम भी डिजाइन करने वाली जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जो जात है वो असल में किसकी है जी, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड की है, लॉर्ड की है। तो इस वजह से मैं अपने अंदर एक क्लस्टर, एक कलेक्शन रखता हूँ तमाम ब्राइट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के।
इंग्लिश है, मैं चूंकि उर्दू काफी अच्छी समझा चुकी हूँ, इस वजह से इंग्लिश में फटाफट से पढ़ने लगी हूँ, टाइम कम हो रहा है. द पोइट द डिलाइट सॉन्ग गिव्स अस होप. द पोइट बिलीव्स दैट ब्यूटी, joy and wisdom are closely related. Beauty leads to joy, and joy leads to wisdom, and then wisdom brings more joy. This pattern brings hope and conviction in one's life. Conviction means assurance, which make him feel that he is alive in the real sense. तो जब इंसान अपनी हैप्पीनेस पे आता है, अपनी सेटिस्फेक्शन पे आता है, तो रियल सेंस में वो गॉड के लिए थैंकफुल होता है, गॉड के लिए वर्शिप करता है, गॉड के डिजाइन किए गए पर्पस ऑफ लाइफ को फॉलो करता है, तो वो अलाइव हो जाता है, फिर वो एक्चुअल लाइफ लीड करता है. उससे पहले सिर्फ उसकी जात, उसकी बॉडी मूव करती है, लेकिन जब वो गॉड के डिजाइन किए गए तमाम इस लाइफ ट्रैक को रियल सेंस में इंजॉय करते हुए फॉलो करता है, तो फिर वो अलाइव हो जाता है, स्पिरिचुअली भी उसकी सोल भी अलाइव होती है. The poet expresses his extreme joy through various metaphors of unique objects. He is overjoyed and feels himself in harmony with the surroundings. He feels himself like a feather flying in the infinite vastness of sky. The feelings of lightness, मैंने बताया था ना, वो अपने आप को बड़ा lighten feel करता है. Carefree and tension-free attitude is visible in this line. He feels himself like a horse of good breed. Good breed मतलब अच्छी नस्ल का घोड़ा. वो कौन सा था वाला? Blue horse that runs on the ground. Energy and independence are the main features which the poet shows here. ये energy और independence किसके थे? Blue horse के. तो उसने उसको relate किससे किया? अपनी life से. He feels himself like a fish that rolls in the infinite depth of the water independently and enjoys its life to its peak. In these lines, the poet gives the metaphor of all the unique things that he finds in the sky, water, and on the earth. And he says that his relationship with all the things is really good. The poet uses the metaphor of a child's shadow to show relaxation and tension-free attitude. Shadow always follows a child. It shows the height of innocence and free of materialistic desires. The poet feels happy, relaxed, and carefree like a child and wants to be like his shadow, following him and enjoying the same happiness. The poet uses a metaphor of evening light, which is comforting and glows the meadows with its soothing light. The poet visualizes himself as an eagle that flies in the heights of the sky. The lines shows the poet's attitude to accept challenges of life. The glitter and brightness of the pearls is proverbial. The poet calls himself the glittering group of pearls whose shine shows the poet's extreme happiness. The poet mentions numerous objects of nature because he loves nature. He feels as if he is a part of nature. यहाँ पे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले काफी ट्रांसलेट कर चुकी थी कि मैं इन वर्ड्स वर्सेस को किस तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. नेक्स्ट पे जाते हैं. आई एम द फार्थेस्ट स्टार. फिर पोइट ने रिलेट किया अपने आप को एक स्टार से. कौन सा वाला? फार्थेस्ट, रिमोटेस्ट, डिस्टेंट, सबसे जो दूर वाला ऊंचाई पे स्टार होता है ना, वो सबसे ज्यादा अपीलिंग होता है. तो वो कहता है जितनी हाइट पर एक स्टार देखने वाले को अट्रैक्ट करता है, ऐसी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी ना सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट में बल्कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मैं इंजॉय कर रहा हूँ. आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन. मैं इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग हूँ जैसे डॉन. डॉन क्या है? डे ब्रेक पर जो कोल्ड रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट होता है, सुबह की हवा कितनी अच्छी होती है, खुशगवार होती है, बड़ी प्लीजिंग प्लेजेंट होती है, बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट देती है. तो बिल्कुल मैं डॉन टाइम के रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट की तरह से अपनी लाइफ के अंदर प्लेजेंट, पीसफुल, सीरीन एनवायरनमेंट को इंजॉय करता.
आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन। रोरिंग क्या चीज है जी? थंडरिंग को कहते हैं। और जो रेन शावर की थंडरिंग है या रेन शावर है, यकीनन ये भी इंजॉयबल होता है। रेन से क्या होता है, हर चीज वॉश्ड हो जाती है, नीट क्लीन हो जाती है। जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन से बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो पोइट कहता है कि ये जो थंडरिंग है, ये जो म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन है, मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही प्योर वॉश्ड and free from all the corrupted ideas है। I am the glitter on the crust of snow। जब क्रस्ट ऑफ स्नो, क्रस्ट क्या होती है? आउटर लेयर होती है, ऊपर वाली जो तय है स्नो की। अगर किसी जगह पर स्नो ही स्नो है माउंटेन्स पर, तो सुबह के टाइम पे जब सूरज की किरणें उसकी आउटर लेयर को टच करती है ना, तो वो ग्लिटर करती है। स्नो की वैसे अपनी कोई लाइट या रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन सन रेज के रिफ्लेक्शन से वो बहुत स्पार्कलिंग, ग्लिटरिंग, ट्विंकलिंग डिस्प्ले देती है सराउंडिंग पर, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है। आई एम द ट्रैक। फिर वो कहता है मैं तो ट्रैक हूँ ऑफ द मून इन अ लेक। लेक, लेक तो वाटर लेक होती है, ठीक है, स्ट्रीम होती है, वाटर चैनल होता है। इसके अंदर चांद कैसे नजर आता है जी? रात के टाइम पे चांद नजर आता है आसमान पे। लेकिन अगर कभी सुबह का जो मतलब सुबह सुबह का टाइम होता है, अगर कभी आप उस वक्त हो जब अभी सनलाइट कम होती है ना, तो कभी कभी चांद तब भी दिखाई देता है। अगर आप किसी वाटर चैनल के पास से गुजर रहे हो जिसका वाटर बड़ा ही प्योर है, नीट है, क्लीन है, तो आपको उसके अंदर आसमान और बादल नजर आते हैं उस पानी में। तो उसके साथ-साथ कहता है ये चाँद भी नज़र आता है। तो चूँकि पानी जो है वो बहता है, ऐसे चाँद भी आगे, 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 आगे मूव कर रहे हैं। फिर वो कहता है आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स। मैं जो फायर फ्लेम का जो 4 बेसिक कलर्स का कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरी पर्सनैलिटी में है। 4 जो बेसिक कलर्स है, उसमें से येलो है, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है। ये जो 4 बेसिक कलर नज़र आते हैं ना फायर फ्लेम में, मेरी पर्सनैलिटी इन्हीं को रिप्रेज़ेंट करती है। अब याद रखें, इसमें रेड कलर अफेक्शन है, लव है। जो ब्लू कलर है, ये कामनेस को शो करता है, पीस को शो करता है, इस तरह। और इसके साथ-साथ ये स्ट्रेंथ को भी शो करता है, एनर्जी को भी शो करता है। जो ऑरेंज कलर है, ये फ्रेंडली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहता है ये जो इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है मेरी पर्सनैलिटी में भी क्या है? लव है, अफेक्शन है, कंपैशन है, सिंपैथी है। और इसके साथ-साथ जो स्ट्रेंथ है, विटैलिटी है, ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी को एक ग्लो देती हैं। जैसे फायर फ्लेम अपनी सराउंडिंग में लाइट देता है। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज़ थिंग्स। ये तमाम जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनकी जो ब्यूटी है, इनका जो पर्पस है, मेरी पर्सनैलिटी वो तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। वाइंड अप तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कम से कम ये पूरा कर लें। द डिस्टेंट थिंग्स ऑलवेज अपील एवरीवन, सो द पोएट कॉल्स हिमसेल्फ डिस्टेंट स्टार that shines softly in the blue depths of the sky. The poet calls himself the cold of dawn that has soothing and comforting effect in it. He feels himself the cold nip of the dawn. All the metaphors shows the degree of the poet's happiness. The poet feels himself like a melodious sound of rainfall that creates a musical effect. The poet feels like the shine of the crust of snow. The metaphor perfectly describes the bright and glowing life of the poet. The poet describes the beauty of long route on which the moon seems to enjoy its promenade, promenade कहते हैं walk, I mean चहलकदमी type. The poet calls himself the same beautiful long track. The poet visualizes himself as a colorful flame. The 4 colors flame depicts the variety of life of the poet. इसके आगे लिखा जा सकता है i.e. love, kindness, compassion, sympathy, loyalty, vitality, energy। ये चीजें जो कि मैंने वो जो कलर्स की डिस्क्रिप्शन दी थी। The poet expresses his extreme joy by using the metaphor of unique things himself. He feels himself like a dream in which all these unique things are combined. Dream is always better than reality. Um, there, the poet combines all the unique things of rarity in a dream
to enhance their uniqueness and calmness.